अपने प्रीवियस लेक्चर में शुरू किया था एंजाइम्स। तो हमने कहा कि एंजाइम्स है जो दे आर बायोकैटालिस्ट एंड दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। कुछ है जो आरएनए के बने होते हैं, अदरवाइज दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो जो एंजाइम्स हैं वो बायोकैटालिस्ट है। तो कैटालिस्ट आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। तो एक तो होते हैं इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ये है बायोकैटालिस्ट। तो डिफरेंस क्या है? वो भी रिएक्शंस है जो इनको कैटालाइज करते हैं और जो एंजाइम्स हैं वो भी रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइम्स एंड इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट? तो एक है हमारे पास एंजाइम्स और दूसरे हैं इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट। जो बेटे एंजाइम्स हैं वो हो गए प्रोटीनेशियस इन नेचर, दीज आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। जबकि इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट है जो दे आर इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक है और ये इनऑर्गेनिक है इन नेचर। जो एंजाइम्स हैं क्योंकि ये प्रोटीनेशियस है नेचर में, तो ये होंगे मॉलिक्यूलर वेट इनका हाई होएगा, मॉलिक्यूलर वेट हाई, इनका मॉलिक्यूलर वेट लो हो जाएगा। एंजाइम्स है जो ये कैटालाइज करते हैं रिएक्शंस ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड, दे कैटालाइज रिएक्शंस ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड। लिविंग जो सिस्टम है उनकी रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं और ये कैटालाइज करते हैं रिएक्शंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, रिएक्शंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। और अबव ऑल इसके ऊपर जो डिफरेंस है कि जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट है वो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वर्क करते हैं, जबकि जो एंजाइम्स हैं क्योंकि प्रोटीनेशियस इन नेचर, तो जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई पे वो काम नहीं कर सकते, ना ही लो टेम्परेचर पे काम करेंगे। वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हुआ तो एंजाइम्स की स्ट्रक्चर है जो वो डिस्टरप्ट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कि एंजाइम्स है जो वो डीनेचुरेट हो गए। और अगर बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर हुआ तब भी एंजाइम्स है जो वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस जहां पे हम कहते हैं कि बैक्टीरिया वगैरह है, तो बैक्टीरिया हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर में हमें जैसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स में मिले जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो वहां उनके एंजाइम्स कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे वो हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स काम करते हैं। दैट इज कि जो ऑर्गेनिजम्स थर्मोफिलिक है उनके एंजाइम्स भी थर्मोस्टेबल होते हैं, बट मोस्टली एंजाइम्स है जो वो 40 डिग्री पे उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहां पे वो फंक्शन होते हैं। उसके अबव टेम्परेचर पे वो डीनेचुरेट हो जाते हैं और उसके बिलो टेम्परेचर पे वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो जैसे हम कोई चीज है जो फ्रिज में रख देते हैं, हम कहते हैं फूड हमने फ्रिज में रख दिया कि अब ये खराब नहीं होगा। क्यों नहीं खराब होगा? क्योंकि फ्रिज के अंदर टेम्परेचर क्या है, कम। जब टेम्परेचर कम है तो फूड को खराब करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके एंजाइम्स ही फंक्शनल नहीं हो पाएंगे, तो हमारा फूड है जो वो सेफ रहेगा। ऐसे ही हमने मिल्क है जो या कुछ खाना है, हमने जब बॉईल कर लिया उसको, तो हम कहते हैं अब ये बहुत देर तक खराब नहीं होगा। क्यों नहीं खराब होगा? क्योंकि हमने उसको हाई टेम्परेचर पे जो माइक्रोब्स है उनके एंजाइम्स को डीनेचुरेट कर दिया। जो जब डीनेचुरेशन हो जाती है ना तो एंजाइम दोबारा से फंक्शनल नहीं होते, बट जब इनएक्टिव होते हैं तो एंजाइम जब उनको सुटेबल टेम्परेचर मिल जाएगा तो वो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे हमने खाना जब फूड है जो जब हमने फ्रिज में रख दिया तो उसके माइक्रोब्स के एंजाइम इनएक्टिव हो गए, बट जब हमने खाने को बाहर निकाल के रखा, सुटेबल टेम्परेचर पे रख दिया, तो वो खराब हो जाएगा, क्योंकि इनएक्टिव एंजाइम्स है जो माइक्रोब्स के वो दोबारा से फंक्शनल हो गए। तो जो ये बायोकैटालिस्ट हैं, जो एंजाइम्स हैं, दे डू नॉट वर्क एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऑप्टिमम टेम्परेचर 40 degree, except a few
microbes which lives in hydrothermal vents have enzymes which are functional even at higher temperature. That is, these thermophilic organisms, thermo means temperature, philic मतलब loving, thermophilic organisms have thermostable enzymes. और ये जो है इनऑर्गेनिक जो कैटलिस्ट है, दे आर एफिशिएंट, दे वर्क एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. और एंजाइम कैटालाइज जितनी भी रिएक्शंस है, दे आर रिवर्सिबल रिएक्शन, जबकि इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट की सारी रिएक्शंस रिवर्सिबल नहीं होती. दे मे बी रिवर्सिबल और दे मे बी इरिवर्सिबल. एंजाइम catalyzed reactions are reversible. ठीक है. और जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट है उसकी कैटालाइज्ड रिएक्शन में भी रिवर्सिबल हो, में भी इरिवर्सिबल हो. अब जो भी एंजाइम है या जो भी कैटालिस्ट है ना बेटे, ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज. इसमें खुद में कोई चेंज नहीं आती. एंजाइम कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये खुद चेंज नहीं होता. तो एंजाइम्स है जो, ये डिफरेंसेस हो गए बेटे, इतने डिफरेंसेस कर लेने हैं, उसके बाद हम एंजाइम्स पे आगे वापस. तो एंजाइम्स है जो दे कैन कन्वर्ट substrate into product without themselves undergoing any change. ठीक है, उनमें खुद में कोई चेंज नहीं आनी. दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, एंड सो कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. तो एंजाइम्स है जो वो जो हमने कैटालिस्ट करने हैं, बायो कैटालिस्ट एंजाइम्स है जो दे आर प्रोटीन इन नेचर एंड सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, बट खुद इनमें कोई चेंज नहीं होगी. तो आप केमिस्ट्री में एक दो टाइप की रिएक्शंस पढ़ते होंगे बेटे. एक होती है फिजिकल रिएक्शंस और एक होती है केमिकल रिएक्शंस. तो क्या फर्क है बिटवीन फिजिकल रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्शंस? जो बेटे फिजिकल रिएक्शंस होती है ना, वो होती है कि चेंज इन स्टेट में चेंज होना. जैसे लिक्विड है जो, उससे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, या सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, या लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना, उसको हम बोलते हैं फिजिकल रिएक्शंस. तो दो टाइप की रिएक्शंस हैं. वन इज फिजिकल रिएक्शन जिसमें चेंज होगा स्टेट. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि लिक्विड स्टेट है जो, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, या सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, या लिक्विड है जो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाए, या वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए. दिस इज फिजिकल रिएक्शन. जो केमिकल रिएक्शंस होती है, पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो क्या होती है कि इनमें बेटे बॉन्ड है जो, पुराने बॉन्ड, सबस्ट्रेट के जो बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट आती है, उसके बाद नए बॉन्ड बनते हैं ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, और नए बॉन्ड्स की वजह से सबस्ट्रेट है जो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. इन तो केमिकल रिएक्शंस में हुआ क्या,
in chemical reactions, the bonds of the substrate are broken down and new bonds are formed in product. तो केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड है जो वो बनेंगे, प्रोडक्ट है जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट है जो वो बन जाएगा। तो जो केमिकल रिएक्शंस हैं, इस केस में अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन होगा कि पर यूनिट टाइम में कितना सबस्ट्रेट है जो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, दैट इज एट द रेट P ओवर एट द रेट T। कितने यूनिट टाइम में कितना सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये फॉलो करता है रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब होता है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन विल डबल। या तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा या फिर रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाएगा। ठीक है, अगर राइज हुआ तो डबल हो जाएगा और अगर फॉल हुआ टेम्परेचर में तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाएगा ऑफ ओरिजिनल रेट। दिस इज रूल ऑफ थंब। अब एंजाइम कैटालाइज्ड एंड अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस का क्या इफेक्ट होता है रेट के ऊपर? तो एक हमारे पास है, एक है अनकैटालाइज्ड रिएक्शन और दूसरी हम ले लेते हैं कैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन ले ली हमने। रिएक्शन है कि हमने पहले भी किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है जो ये मिलते हैं टू फॉर्म द कार्बोनिक एसिड। अगर बेटे ये रिएक्शन है जो ये अनकैटालाइज्ड है तो इस रिएक्शन का रेट है जो वो है 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर। एक घंटे में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलके 200 मॉलिक्यूल्स है जो वो बनाते हैं कार्बोनिक एसिड के। बट इफ इट इज कैटालाइज्ड रिएक्शन, तो अगर ये कैटालाइज्ड रिएक्शन है, ये है अनकैटालाइज्ड का रेट। अगर ये कैटालाइज्ड रिएक्शन है, इसका कैटालिस्ट होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज अगर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो रेट ऑफ रिएक्शन है जो वो कितना होगा, इतना ज्यादा इंक्रीज होता है, दैट इज 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। 6 lakh molecules per second. That is, rate of reaction increases 10 million times. Rate of reaction increases 10 million times. तो ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये हमने पहले भी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में किया था। कार्बोनिक एनहाइड्रेज मैंने आपको बोला था फास्टेस्ट एंजाइम है और इसका हाईएस्ट टर्नओवर नंबर है। टर्नओवर नंबर में हमने बोला क्या होता है कि पर यूनिट टाइम कितना जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उसको हम बोलेंगे टर्नओवर नंबर। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है जो उसका टर्नओवर नंबर है 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, विच इज द फास्टेस्ट एंजाइम इन द लिविंग वर्ल्ड। अब ये होगी फिजिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन। तो फिजिकल रिएक्शन में हमने बोला सिर्फ चेंज होगा स्टेट, है ना, मैटर का स्टेट चेंज हो जाएगा सॉलिड टू लिक्विड और वाइस वर्सा। जबकि केमिकल जो रिएक्शंस है उसमें नए पुराने बॉन्ड सबस्ट्रेट के टूटेंगे और नए बॉन्ड है जो वो बनेंगे जिससे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो केमिकल रिएक्शंस है ये फॉलो करती है रूल ऑफ थंब
टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होंगे ये। और जो रिएक्शन है, हमने कहा कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड के जो रिएक्शंस है वो कैटालाइज्ड रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो जो अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है वो चलेगी तो सही, कैटालिस्ट के बिना रिएक्शन चलेगी, ठीक है, बट उसका रेट बहुत स्लो होएगा। और जब कैटालिस्ट डाल देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन है जो वो वेरी वेरी फास्ट हो जाता है। तो अब हमने फाइंड आउट करना है कि हाउ एंजाइम्स है जो उन्होंने इतना रेट को फास्ट कैसे कर दिया, ठीक है। व्हाई एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल रिएक्शंस और बायोकेमिकल रिएक्शन, and how do enzymes bring about such high rates of chemical conversions? How enzymes bring about such high rate of chemical conversions, ठीक है। तो ये सब कैसे होगा, ये करने से पहले हम एक दो डेफिनेशंस करते हैं, इंपॉर्टेंट है वो डेफिनेशंस भी। तो फर्स्ट हम करते हैं एक्टिव साइट। क्या होता है एक्टिव साइट? हमने कहा कि एंजाइम्स है जो वो प्रोटीनेशियस है इन नेचर, और जब हमने प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर की थी तो हमने कहा था कि जब प्रोटीन्स बनती है तो वो सबसे पहले ऐसे लीनियर चेन में होती हैं, ऐसे इनके अमाइनो एसिड्स पड़े हुए हैं और ये लीनियर चेन बना रहे हैं, हमने इसको बोला था प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर ये हेलिकली कॉइल होती है और हेलिकली कॉइल होके ये बनाती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और उसके बाद ये वेरियस तरीके से ऐसे फोल्ड होती है और फोल्ड होके वेरियस शेप्स बनाती है, तो इसको हमने बोला था टर्शरी स्ट्रक्चर। और फिर हमने कहा कि जो एंजाइम्स है, ऑल एंजाइम्स दे आर इन देयर टर्शरी स्ट्रक्चर। तो जो टर्शरी स्ट्रक्चर जब ये बनाते हैं, जब ये जो चेन है ये अपने ऊपर ही फोल्ड हुई, तो उस टाइम पे ड्यूरिंग फोल्डिंग ये कुछ क्या बना देते हैं, ये कुछ बनाते हैं क्रेविसेस, ये कुछ बना देते हैं क्रेविसेस। ये देखो जैसे ये क्रेविसेस बन गया इसके पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हम इसको ये ऐसे करके कुछ क्रेविसेस या पॉकेट्स बन जाती हैं जब ये फोल्ड होते हैं अपने ऊपर। तो ये जो क्रेविसेस या पॉकेट्स हैं, दीज आर द साइट्स जहां पे सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना है, और इस साइट को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। दिस साइट इज नोन एज एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट है जो हम डिफाइन करेंगे, एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज द crevices or pockets into which substrate fits। जहां पे सबस्ट्रेट ने आके फिट होना है उसको हम बोलेंगे एक्टिव साइट, ठीक है। जैसे देखो ये हम एक ये एंजाइम बना दें, ये उसकी जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं वो फोल्ड हो गई और ये बन गई उनकी क्रेविसेस। तो इन क्रेविसेस के अंदर किसको फिट होना है, सबस्ट्रेट को फिट होना है, लाइक दिस। तो दिस इज सबस्ट्रेट, दिस इज एंजाइम। तो जब भी एंजाइम है जो उसकी एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट है जो वो फिट हो जाएगा, तो ये बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है जो ये ट्रांजिएंट होता है, टेम्परेरी बनता है, इसके बाद ये काफी सारी ट्रांजिशन स्टेट्स में जाता है।
क्योंकि पुराने बॉन्ड्स है जो उन्होंने टूटना है और नए बॉन्ड्स ने बनना है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट्स काफी सारी होती है और ट्रांजिएंट होती हैं कि टेम्परेरी होती है। अल्टीमेटली ये बना देता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो भी शॉर्ट लिव्ड होता है, और फिर ये बन जाता है एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट है जो वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो एंजाइम के पास क्या है, एक्टिव साइट, और उस एक्टिव साइट में किसको अटैच होना है, सबस्ट्रेट को अटैच होना है। अब ये जो है एनर्जी जो कि क्या रीजन है, कैसे ये कैटालाइज करते हैं, क्यों ये जरूरी है। ठीक है, तो जो भी बेटे क्या है कि जो एंजाइम्स है ना, हमने बोला इसने सबस्ट्रेट के साथ फिक्स होना है, फिट होना है वहां पे। तो जो सबस्ट्रेट है उसके पास क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपने सुना होगा उन सबके पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जब भी सबस्ट्रेट है जो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो सबस्ट्रेट के जो पार्टिकल्स है उनके अंदर क्या होना है, कोलिजन्स होने होते हैं, सो दैट कि वो पुराने बॉन्ड्स को ब्रेक कर सके। तो ये जो कोलिजन्स है ये इतने फोर्सफुल होने चाहिए कि वो बॉन्ड को ब्रेक करें। अगर वो कोलिजन्स है जो वो फोर्सफुल नहीं हुए तो वो बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे और एंजाइम जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि पुराने बॉन्ड टूटने और नए बॉन्ड बनने हैं। तो अब जो एंजाइम्स है ना, वो एंजाइम्स इन जो ये कोलिजन्स है इनको फोर्सफुल कर देते हैं और फोर्सफुल करके जो सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब देखो एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देती हूं कि जैसे हमारे पास ये वेसल है, जैसे हमारे पास ये वेसल है, इस वेसल में कुछ पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। ये जो पार्टिकल्स है इनके पास काइनेटिक एनर्जी है और उस काइनेटिक एनर्जी से सपोज इन्होंने इस वेसल को क्या करना हो, क्रॉस करना हो। तो अब क्या है, ये जो पार्टिकल्स है इनके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी है उससे ये उछलते हैं, उछल के यहां तक पहुंच जाते हैं, बट इतनी पोटेंशियल एनर्जी उनके पास नहीं है कि वो उसको क्रॉस कर सके। तो ये जंप करते हैं मॉलिक्यूल्स और जंप करके ये यहां तक या यहां तक पहुंच जाते हैं, बट इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर सके। तो जितनी देर तक वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं करते उतनी देर तक पार्टिकल्स अंदर ही रहेंगे वेसल के, उससे बाहर नहीं आएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, हम अगर इसको एक्सटर्नली ये हीट, इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, हीट प्रोवाइड कर दें, तो क्या होगा, इनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और ये जो उनको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए थी ये उसको बाहर से मिल गई और ये पार्टिकल्स क्या हो गए, जंप कर गए। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, या एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन आपने करनी है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी है जो वो क्या है, दिस इज द एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ एनर्जी which is required to convert substrate into प्रोडक्ट। ठीक है, तो दो चीजें आपको पता चल गई, वन इज द एक्टिव साइट एंड सेकेंड इज द एक्टिवेशन एनर्जी। अब जो एंजाइम्स हैं वो कैसे केमिकल रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज कर देते हैं, तो इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। यहां पे बेटे हम एक्स एक्सिस पे बनाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, और यहां पे हम बनाते हैं पोटेंशियल एनर्जी।
तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई कि सबस्ट्रेट के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है और उसके कोलिजन्स को फोर्सफुल करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो सपोज ये हमारे पास है सबस्ट्रेट, ठीक है, दिस इज सबस्ट्रेट। ये जो सबस्ट्रेट है इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट में आने के लिए इसको चाहिए इतनी एनर्जी, और ये एनर्जी है जो जब इसको मिली ट्रांजिशन स्टेट से, फिर ये आ गया यहाँ पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, इनटू प्रोडक्ट। अब ये है एनर्जी, इतनी एनर्जी उसको चाहिए ट्रांजिशन स्टेट लाने के लिए विदाउट द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो इस एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब हो गया सबस्ट्रेट को एक्टिव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, सो दैट कि वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो दिस ये जो पीक है, दिस इज इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, और ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम लिख देते हैं हम। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ये जो एनर्जी है ये लोअर डाउन हो जाएगी, और ये लोअर डाउन होके कितनी रह गई, ये लोअर डाउन होके रह गई इतनी। इससे भी काफी कम हम करते हैं इसको, इतनी तो चाहिए नहीं होती, ठीक है। अब देखो कि एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ इतनी रह गई, दिस मच एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बना उसमें कोई चेंज नहीं हुई, सबस्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ उसने एक्टिवेशन एनर्जी को इतना लोअर डाउन कर दिया, और ये जो सबस्टेट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इतना क्लियर हो गया कि एंजाइम ने क्या काम किया, एंजाइम लोअर्स डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट द फोर्सफुल कोलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सबस्ट्रेट। एज ए रिजल्ट जब वो एनर्जी कम हो गई तो कोलिजन फोर्सफुल हो गए उसी कम एनर्जी पे, तो सबस्ट्रेट है जो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी चीज एक और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। ये जो y एक्सिस है ये x एक्सिस है, तो y एक्सिस है जो उस पे हमने क्या लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि जो सबस्ट्रेट के पास खुद के पास एनर्जी है ना, फ्री एनर्जी, केमिकल एनर्जी, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, इतनी यहाँ पे इतनी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सबस्ट्रेट के पास है, बट उसको फोर्सफुल कोलिजन्स करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। एंजाइम ने क्या किया, उसकी ये जो एनर्जी बैरियर था उसको लो डाउन कर दिया। तो सबस्ट्रेट के पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी है और प्रोडक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी उससे कम हो गई ना, ये ज्यादा है ये कम है। तो दिस मीन्स ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है कि सबस्ट्रेट है जो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी कम, मतलब रिएक्शन है जो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है ये यहीं पे ऐसे बन जाएगा, क्योंकि उसके पास सबस्ट्रेट से ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए ना, एंडोथर्मिक विच रिक्वायर्स एनर्जी, एक्सोथर्मिक विच रिलीजेस एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया ऑल अबाउट कि हाउ एंजाइम्स ये क्या है, दे स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। तो एंजाइम्स है जो वो स्पीड अप करते हैं बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी, मेकिंग द collisions of the molecules of the substrate forceful and converting them into product। तो ये NCERT हम एक बार रीड कर लेते हैं।
एनसीईआरटी बायोमॉलिक्यूल्स की। ये वाला, हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्शन। To understand this, we should study enzymes a little more. We have already understood that the idea of active site, the chemical or metabolic conversion refers to a reaction. कोई भी chemical reaction है, chemical which is converted into a product is called a substrate. Substrate क्या है? The chemical which is converted into a product is called substrate. Hence, enzymes, that is proteins with three-dimensional structure, including an active site, convert a substrate into product. Symbolically, S get converted into P. It is now understood that the substrate S has to bind the enzyme at the active site within a given cleft or pocket. कहता क्या है कि substrate है जो उसको active site में bind होना है enzyme की, which is cleft or pocket. The substrate has to diffuse towards the active site. There is thus an obligatory formation of enzyme substrate complex. E stands for enzyme. This complex formation is a transient phenomena, मतलब temporary phenomena है. During this, the state where substrate is bound to enzyme active site, a new structure of substrate called transition structure is formed. ठीक है, जहां पे वो लगा अब उसकी न्यू फॉर्म हो गई, ट्रांजिशन स्टेट्स आ गई उसकी. वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग इज कंप्लीटेड, द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम द एक्टिव साइट. इन अदर वर्ड्स, द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट. द प्रोडक्ट एक बने या एक से ज्यादा बने, द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर. There could be many more altered structural states between the stable substrate and product. ना, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी transition stages हो सकती हैं उसकी. In this statement is the fact that all other intermediate structure states are unstable. सारी enzyme substrate complex, enzyme product complex सब क्या है? Unstable है. Stability is something related to energy status of the molecule or the structure. Hence, we look at this pictorially through a graph. It looks like something as in figure 9.6. The y-axis represents potential energy. The x-axis represents progression of the structure transformation or states through the transition state. You will notice two things: the energy level difference between S and P. ये S का energy level, P का energy level. उसमें difference देखो कितना difference है. The energy level difference between S and P. If P is at lower level, then S the reaction is exothermic. P lower level पे है ना S से, तो ये exothermic reaction है. One need not supply energy in order to form the product. However, whether it is an exothermic or spontaneous reaction or endothermic or energy requiring reaction, S has to go through a much higher energy state or transition state. The difference in average energy content of S, that of transition, is called activation energy. What is activation energy? The difference in average energy content of S. S के पास खुद के पास कितनी एनर्जी है? From that of this transition state, उसको उस transition state में पहुंचने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? That is activation energy. Enzymes eventually bring down this energy barrier, making the transition S to P more easy. ठीक है, तो this is all about कि how enzymes speed up the reaction. क्यों? क्योंकि जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स है उनके पास जो एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है, और जो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए उसको जितनी एनर्जी चाहिए उसके डिफरेंस को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. तो एंजाइम्स है जो वो लोअर डाउन करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, मेकिंग द कोलिजन्स between the molecules of the substrate more and more forceful and converting substrate into product. बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में regarding nature of enzyme action.